पूरा जो हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, वो यही चीज है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है उसका नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी, ये सब कैसे है, वो अपने 6 सेंसेस का यूज कैसे करता है, क्या वो इनोवेटिव है, नहीं है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो पूरा सिलेबस हमेशा की तरह आपका 4 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, जो आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे आपका मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है वो हम यहाँ पे आपका कवर करेंगे, उसका मीनिंग हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया, ये सारी चीजें उसके अंदर आपकी कवर की जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ उसकी प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं, नीड क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, और साथ ही साथ उसके मॉडल्स क्या हैं, मतलब कि किस इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला है, कैसे उसको प्रेजेंट किया है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी होगी इसके अंदर पढ़नी होगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट किसको कवर करेगी, आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कवर करेगी। वहीं पे जो आपकी यूनिट 2 है, यूनिट 2 आपकी डिपेंड करेगी परसेप्शंस के ऊपर। ठीक है, परसेप्शंस के ऊपर मैंने कल भी आई थिंक बताया था परसेप्शन का मतलब क्या था, किसी को आइडिया है? कल भी हमने कहा था कि यूनिट 2 में हम परसेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो परसेप्शन कहते हैं वर्ड हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो परसेप्शन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसी की पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, तो वो क्या होगा, देखो परसेप्शन का मतलब है यहाँ पे सेंस सिस्टम से। ठीक है, जब कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे वर्क करता है तो उसके 6 सेंस किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज हम परसेप्शन के अंदर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हो, आप यहाँ पे कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हो और कोई आपको दूर से देख रहा है, तो ये चीज हमें कैसे पता चलती है, हमारे सेंसेस से हमें ये चीज पता चलती है। ठीक है, तो हम इसके अंदर वो चीज पढ़ेंगे। देन आपका दूसरा टॉपिक जो पढ़ना होगा आपको यूनिट 2 में, वो होगी आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, यूनिट 2 का जो सेकंड टॉपिक है वो आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का मतलब वो नहीं है कि हमारी फिजिक कैसी है, हम देखने में लंबे चौड़े हैं कि नहीं, गोरे हैं काले हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं होती। पर्सनैलिटी होती है जो आपकी इनर क्वालिटीज है। ठीक है, वो इसके अंदर आपकी कवर होगी यूनिट 2 के अंदर। इसके बाद बात करें अगर हम यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 आता है आपका लर्निंग को लेके। ठीक है, मतलब कि आपकी लर्निंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है, टाइप ऑफ लर्निंग क्या है, आप कैसे किसी को याद करा सकते हो चीजें, तो ये लर्निंग के अंदर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, लर्निंग के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मोटिवेशन। ठीक है, लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये दोनों टॉपिक आपके किसके अंदर कवर होंगे, थर्ड यूनिट के अंदर। अब मोटिवेशन का मतलब देखो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पर अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, पहले तो मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है, मोटिवेशन एंड गोल का क्या रिलेशन है, मतलब कि जो हम उन लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि हम गोल को अचीव कर सकें, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद मोटिवेट करने का प्रोसेस क्या है, थ्योरीज क्या कहती हैं, मतलब कितने अलग अलग आपके पर्सन्स एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी क्या क्या अप्रोच रखी हैं, थ्योरीज रखी हैं, जिसमें कि आपको मैस्लो की नीड थ्योरी जो आपने क्लास 12 में पढ़ी हुई है। ठीक है, जिसमें आप पिरामिड बना हुआ था आपके मोटिवेशन थ्योरी में, मैस्लो की नीड थ्योरी आपको पढ़नी है। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़नी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है। उसके बाद थ्योरी XYZ आपको पढ़ना है, एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, ये 3 यूनिट आपकी यहाँ पे कवर हो। यूनिट 4 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूनिट 4 में आपको ग्रुप डायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है कि कोई पर्सन जिसको कि हम ग्रुप में इन्वॉल्व करते हैं तो किस तरीके से काम करता है, कैसे चीजों को समझता है, ग्रुप में एक्टिविटी जब परफॉर्म की जाती है, टीम स्पिरिट की जब बात आती है, तो उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, ये आपका ग्रुप डायनामिक्स के अंदर आपको पढ़ना है।
ठीक है, ये इतना कवर हो गया आपका। ये पूरा आपका सिलेबस है किसका, ह्यूमन बिहेवियर का। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत इजी सा है। लर्निंग हमने पढ़ी हुई है, लर्निंग क्या याद ही तो करना है, बचपन से याद ही करते आ रहे हैं। मोटिवेशन मोटिवेशन तो हम अपने आप को कर ही लेते हैं, क्या पढ़ना करके मोटिवेट हम खुद ही को कर लेते हैं, भैया ये भी बहुत ईजी है। ग्रुप डायनेमिक्स 12th तक तो हमने बहुत ग्रुप में काम किया है, ग्रुप बाजी हमने बहुत चलाई है क्लास में, ये भी हम निकाल ही लेंगे। पर्सनैलिटी क्या होती है, भैया हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये भी हम कर ले जाएंगे, पर ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, मीनिंग तक आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत इजी, पर्सनैलिटी का मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग का मीनिंग पता ही है, मोटिवेशन का मीनिंग पता है, लेकिन जब बात आपकी थ्योरीज की आएगी तब आपको उसके अंदर समझना पड़ेगा। ठीक है, काफी सारे ये मान के चलो, ये जो ह्यूमन बिहेवियर आप पढ़ने वाले हो, आप पूरी तरीके से फिलोसफी एंड साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट की स्टडीज के अंदर करो। ठीक है, कहीं ना कहीं फिलोसफीज पढ़ोगे, किस फिलोसोफर ने क्या बात इसमें रखी है, क्यों रखी है, ये पढ़ोगे। साइकोलॉजी पढ़ोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर को जानना है। ठीक है, जब आप किसी को जानना चाहते हो, उसकी इनर क्वालिटीज को जानना चाहते हो, तब आपको साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये दोनों सब्जेक्ट का मिक्सचर आपको इन 4 यूनिट्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। बाकी जो भी डिटेल है, कितने सब हेडिंग्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, वो सब आपके सिलेबस में मिले, और वो मुझे लगता है आपके टेलीग्राम ग्रुप में पढ़े भी हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? स्टार्ट करें सबसे फर्स्ट यूनिट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो मैंने कहा सबसे पहली यूनिट जो है वो कौन सी है आपकी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब कि फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब हो? हम ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनका बिहेवियर कैसा है, वो मतलब अच्छा, हमने क्लास अच्छे से वर्क फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, याद है ना? यस मैम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीओ, उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझा था। क्या वो बता सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? पहले ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, फिर समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बताओ, मीनिंग मैम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वो प्लेस होता है जहाँ अलग अलग नेचर के लोग आते हैं काम करने, एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उनके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। ठीक है, और मैम जहाँ से काम की शुरुआत की जाती है मैम उसे कहेंगे मैम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, लेमैन की बात करते हैं लैंग्वेज में। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में एक ह्यूमन रिलेशंस को बिल्ड करते हैं और साथ में काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो सारा का सारा काम परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं, काम को परफॉर्म करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। ये है आपका नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, जिस ग्रुप की हम बात कर रहे थे, जिन लोगों की हम बात कर रहे थे, उन लोगों का एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बिहेवियर कैसा है, वो किस कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, यही चीज आपको किसके अंदर पढ़ने को मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, पहले हम इसकी मीनिंग देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके बाद इसमें काफी सारे लोगों के द्वारा अलग अलग डेफिनेशंस भी दी गई। ठीक है,
सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझने की जरूरत है। मीनिंग कहते हैं द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज, देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम OB बोलेंगे, O से ऑर्गेनाइजेशन, B से बिहेवियर, ठीक है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टू। पढ़ने में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो स्टडीज हैं, जो थ्योरी लोगों ने मैम आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, अभी आ रही है? आवाज अभी सही आ रही है? आवाज कट रही है, आना बज रहा है। अब आ रही है आवाज, क्लियर है? यस हाँ। ठीक है। अब देखो, इसलिए हम बात कर रहे थे कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो स्टडी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन चैलेंजिंग भी है। क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि हर एक इंसान ने जब अपनी अपनी थ्योरीज प्रेजेंट की थी, अपना अपना एनालिसिस किया था, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी यहाँ पे किया गया, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा समझ पाना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद कहता है इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पर्सन या पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ टीम। ये किससे रिलेटेड है? या तो हम किसी एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होंगे, या फिर उस पूरे के पूरे ग्रुप की हम स्टडी कर रहे हैं। यही हो सकता है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे होंगे, या तो हम पूरे पूरे ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। The study become more challenging when situational factor interact. पढ़ना और ये स्टडी किसी के बिहेवियर को समझना तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तब चैलेंजिंग हो जाता है जब सिचुएशंस बदलती हैं, ठीक है। टाइम, अब देखो फॉर एग्जांपल आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप बहुत नॉर्मल रहना पसंद करते हो, ठीक है, आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, और कोई है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉस है आपका जो आपके बिहेवियर को जज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको तो आपके बिहेवियर को समझना है। अब क्या हुआ, सिचुएशन एकदम से चेंज होती है और आपको किसी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होगा, जो बॉस है, जो आपका इतने दिनों से बिहेवियर को जज कर रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था, अब उसके लिए आपको समझ पाना चैलेंजिंग हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब जैसे नॉर्मल रहते हो, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हर पर्सन की पर्सनैलिटी चेंज होती है, उसका बिहेवियर, उसकी एक्ट, उसका सोचने का तरीका, वो सब कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वही कहता है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर related to the expected behavior of an individual in an organization. ये पूरी तरीके से रिलेटेड होता है उस बात से कि जिस पर्सन, मान लो मैंने तुमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया, तो क्या सोच के किया है, मेरी एक थिंकिंग होगी, तो उसी थिंकिंग को लेके जब मैं दूसरे वाले पर्सन को जज करूंगी, तो मैं उसी बात पे उसको जज करूँ, ठीक है। मान लो मैंने ऐसा सोचा हो कि जिस पर्सन को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखूंगी वो काफी हार्ड वर्किंग, तो मैं जब तुम लोगों को जज करूंगी तो इसी बेसिस पे करूंगी कि क्या तुम लोग हार्ड वर्किंग हो या नहीं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया। इसके बाद कहता है नो टू इंडिविजुअल आर लाइकली टू बिहेव इन अ सेम मैनर इन अ पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन। हम ये कभी नहीं मान सकते, ये कभी हम एज्यूम नहीं कर सकते कि दो लोग कभी भी सेम सिचुएशन में सेम तरीके से बिहेव करें, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। माना कि सिचुएशन एक होगी, लेकिन लोगों का काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने ये किया था, तुमने ये क्यों नहीं किया, ऐसे हम कभी भी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर पर्सन की खुद की एक बिहेवियर होता है, खुद का एक एटीट्यूड, मेंटेलिटी, सोचने का तरीका होता है। उसके बाद कहता है इट इज प्रेडिक्टेबल ऑफ अ मैनेजर अबाउट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज नो एब्सोल्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, it is the human factor that is contributory to the productivity, hence the study of human behavior is important. Great importance therefore must be attracted to the study. कुल मिला के यही बात बोल रहा है कि किसी
भी ह्यूमन के, किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझने के लिए हमें सिचुएशंस के साथ साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो वर्क कैसे परफॉर्म करता है, इसकी स्टडी की जाए। ठीक है, ये बातें आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की मीनिंग में कही जाए। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट जो लग रहा हो कि थोड़ा टिपिकल है, ऊपर से जा रहा है, ऐसा कुछ भी? मैम एक बार सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर लीजिए। क्या बता दूं? सेकंड पॉइंट। ये वाला? यस मैम। इस पॉइंट में आपसे कह रहा है कि जो भी कोई पर्सन होता है, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और जो कोई पर्सन है वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि तुम दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें कोई कंडीशन दी है, ठीक है, उस कंडीशन में जो आकांक्षा वर्क परफॉर्म करेगी वो डिफरेंट कैटेगरी का होगा, ठीक है, और जो तुषार काम को करेगा वो अलग तरीके से करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का दिमाग, दोनों का जो सोचने का तरीका है वो एक दूसरे से मैच करे। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि सेम वर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन के अंदर दो लोग सेम तरीके से बिहेव करते, ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीज आपकी इसके अंदर बोली गई है। तभी कहा गया है कि अगर आप किसी के बिहेवियर को जानना चाहते हैं या ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ना सिर्फ उस कंडीशन को समझना होगा बल्कि हमें ये भी देखना होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो पर्सन कैसे काम करता है, ठीक है। इस चीज को देखकर ही हम क्या कर सकते हैं, किसी के भी बिहेवियर को जज कर सकते। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अब आता है इसमें डेफिनेशंस, ठीक है। नॉर्मल जो डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन यहाँ पे कवर की जाती है वो डेफिनेशन है आपकी केस थापा की, ठीक है। इनका आपको अप्रोच भी अभी पढ़ने को मिलेगा। दूसरा है आपकी स्टेफन पी रॉबिन्स, तीसरे हैं एल.एम. प्रसाद, और फिर आते हैं आपके न्यूस्टन, और ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टडी हमें इसके अंदर करनी है, ठीक है। मैम ये साइकोलॉजिस्ट है? हाँ, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट रखे हैं, इन्होंने कुछ स्टडीज की थी, ठीक है, कुछ अपने ओवरव्यू एग्जामिनेशंस किए जिससे उनके हिसाब से क्या मतलब निकल के आता है वो उन्होंने यहाँ पे किया था, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे आपकी डेफिनेशंस। सबसे पहले फर्स्ट को लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स में एक सीक्वेंस होता था कि पहले आपके एडम स्मिथ है, मार्शल है, यहाँ पे ऐसा कोई सीक्वेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है। हमें बस ये याद रखना है किसने क्या कहा था या किसका सोचने का तरीका क्या था, बस आपको इतनी चीजें ध्यान में यहाँ पे रखनी है, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन आती है आपकी केल्स थापा की, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इनका कहना है, इनका मतलब है कहने का, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। नॉर्मल लैंग्वेज उन्होंने बात की है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब है कि हम किसी ह्यूमन बिहेवियर को जज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे काम करता है, ऑफ द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। मतलब हम यहाँ पे किसके बिहेवियर को चेक करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को चेक करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसा बिहेव करता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन उसके प्रति कैसा बिहेवियर रखता है। इन दोनों की स्टडी यहाँ पे की है। इन्होंने अपने नॉर्मल शब्दों में अपनी बात यहाँ पे प्रेजेंट कर दी थी। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है केएल थापा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टीफन पी रॉबिन्स की डेफिनेशन। नाम आपको थोड़ी याद रखने पड़ सकते हैं। क्या कह रहे हो? मैम इनका नाम कैसे लिया जाएगा? मैम इनका नाम के मतलब रिपीट कर दिए, इनका नाम कैसे बोला जाएगा? केएल थापा। मैम के थापा, ये तो थापा लिखा है, ये तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे एस बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन आती है आपकी स्टीफन पी रॉबिन्स के द्वारा, ठीक है। ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी that investigate the impact that individual, groups and structure have
on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization effectiveness. क्या बोला गया? इनका मानना है, रॉबिन का मानना है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? हम इन्वेस्टिगेट करते हैं नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का इम्पैक्ट, एक इंडिविजुअल की नॉलेज, चाहे हम इंडिविजुअल की बात करें, चाहे ग्रुप की नॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की नॉलेज, मतलब कि जो लोग जिसका हम एग्जामिन कर रहे हैं, अब वो एक इंसान भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक स्ट्रक्चर या एक चेन भी हो सकती है। उन सबके बिहेवियर के इम्पैक्ट की स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी नॉलेज का इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में करते हैं। ठीक है, मान लो किसी पर्सन को जो मैं अपॉइंट करती हूँ वो MBA है, ठीक है, उसने MBA कर रखी है, तो एज अ मैनेजर मेरी उससे एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बस ये होंगी कि उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। जिस तरीके से अभी मेरा बिजनेस काम कर रहा है उस कंडीशन से हम लोग ऊपर जा सके, और ये कैसे हो पाएगा? उस मेंबर की नॉलेज की वजह से ही हो पाएगा। तो ये कहा गया है आपके स्टीफन पी रॉबिन के द्वारा कि हम स्टडी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिविजुअल या ग्रुप हमारे लिए काम करता है क्या, और वो किस तरीके से अपनी नॉलेज का यूज हमारी इफेक्टिवनेस को, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में करता। ठीक है, क्लियर हो गया स्टेप्स की? नेक्स्ट आती है आपकी LM प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन दी गई है LM प्रसाद के द्वारा। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है? ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर related to other elements of an organization such as structure, technology and social system। क्या बोला गया है? हमें क्या करना है? अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब होता है कि हम स्टडी करेंगे और एप्लीकेशन करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? ह्यूमन के बिहेवियर को पहले तो हम स्टडी करेंगे कि उसका नेचर कैसा है, उसको कितनी नॉलेज है, क्या जानता है, क्या नहीं जानता है। एक बार स्टडी करने के बाद उसको हम अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, किसके ऊपर? अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर, अपने ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर और अपने ऑर्गेनाइजेशन के सोशल सिस्टम के ऊपर। मतलब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि काफी रूड है, या माना कि उसका बिहेवियर काफी रूड है, उसको मतलब कोई जल्दी किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, बट नॉलेज के मामले में उससे सुपीरियर कोई नहीं। जब हमने ये स्टडी कर ली तब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसकी नॉलेज से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करा सकें। जो उसका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो लूप होल्स हैं या जो कमियां हैं उनको हम पूरा कर सकें, टेक्नोलॉजी को हम बढ़ा सकें, कुछ नया इनोवेशन कर सकें। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा? उस पर्सन के बिहेवियर, उस पर्सन के नॉलेज की ही वजह से। ठीक है, वहीं पे कोई पर्सन ऐसा है जो कि सोशली बहुत एक्टिव है, लोगों से बहुत फ्रेंडली है, लोगों से अपनी बात मनवाना जानता है, अपनी बात को रखना जानता है, तो उस पर्सन की हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल सिस्टम है, जो पब्लिक डीलिंग्स वगैरह का जो काम हमारा बिजनेस करता है, उसको कहीं ना कहीं हम स्ट्रॉन्ग बना सकते। क्लियर हुआ? समझ में आई ये तीनों कॉन्सेप्ट्स? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैम सर हैं कॉलेज में? क्या कह रहे हो कांशु? सर हैं कॉलेज में?
नहीं सर तो आज नहीं है, कोई काम था तो बता सकती हूँ, वैसे अभी है नहीं। हम बुक्स के लिए बोला था कि आज आके ले लेना, तो टाइमिंग उन्होंने बताई नहीं थी। अच्छा ठीक है, तो मैं बात कर लूंगी, बात करके तो मैं मैसेज कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना मुझे लगता है डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं, यस मैम। ठीक है। अब देखो, मैंने हमेशा से तुम लोग को कहा है एक चीज की, जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो सारे टॉपिक जो हैं आपको पूरे पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने पड़ते हैं। होता है कि नहीं, जैसे हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, तो पहले जब हमने मैनेजमेंट की मीनिंग देखी, तब उसके बाद जितनी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी वो सारी की सारी चीजें हमें पूरे के पूरे सिलेबस में भी पढ़नी पड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ डेफिनेशन देख लिया, मीनिंग देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स का मतलब है कि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हमें इसका मतलब समझना हो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझना हो, या ये देखना हो कि वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसे हम कैसे समझें, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे अब। ठीक है, अदर वर्ड्स में कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो भी मतलब हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन सभी डेफिनेशन का समअप है ये, मतलब एक कंक्लूजन बोल सकते हो, समरी बोल सकते हो, पूरे मीनिंग की। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन आइसोलेशन, ठीक है। अब देखो, जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी रियलिटी में होते हैं, ये समझना इस चीज को। जब हम अकेले होते हैं तब हम रियलिटी में होते हैं, मतलब कि जो हमारा नेचर है, जो हमारा बिहेवियर है वो सामने होता है। लेकिन जब हम 10 लोगों के बीच में होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, तो एक तरह का मखौटा कह लो या एक तरह का फेक आईडी कह लो जो हम अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी है इंडिविजुअल बिहेवियर की इन आइसोलेशन। जब कोई इंसान अकेला होता है, जब कोई एम्प्लॉय अकेला होता है, उस टाइम पे वो कैसा बिहेव करता है उसकी स्टडी यहाँ पे की जाती है। When in group and as a part of an organization, even आइसोलेशन हमने स्टडी करेंगे उसकी, फिर वो ग्रुप में कैसा काम करता है, 10 लोग के बीच में बिठा दिया तब उसका बिहेवियर कैसा आता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका नेचर कैसा है, क्या वो अपनी ही ग्रोथ देखता है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलना चाहता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर ओनली वुड बी इनकम्प्लीट, अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल का बिहेवियर, अकेले में सिर्फ उसका पर्सनल बिहेवियर चेक करें तो वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि वो अपनी रियलिटी में, हमें नहीं पता कि अगर मैं उसे 10 लोगों के सामने जाके खड़ा कर दूं तब वो क्या बिहेव करते हैं, क्योंकि मैं तो उसे पर्सनली, हम उसे जानते हैं। तो इसलिए ये इनकम्प्लीट होता है बिकॉज बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द पीपल सराउंडिंग अस एज वेल एज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा बिजनेस अफेक्ट, हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है, चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, उन लोगों के अकॉर्डिंग जो कि हमारे आसपास होते हैं, ठीक है। इन विच वी वर्क, या तो उन लोगों की वजह से, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काम की वजह से हमारा बिहेवियर दूसरा होगा। स्टडी ओनली इंडिविजुअल्स और ओनली ऑर्गेनाइजेशन वुड बी नो यूज, सिर्फ किसी एक को समझना या किसी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ही स्टडी करना ये सही नहीं है। हमें क्या करना होगा, दोनों की स्टडी साथ में करनी होगी, ना सिर्फ इंडिविजुअल की बल्कि उसके साथ साथ जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब की स्टडी यहाँ पे करनी। ऑर्गेनाइजेशन लोगों से कैसे डील करती है, एम्प्लॉय के साथ उनका कैसा बिहेव, हो सकता है हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वो हमारे वर्क को नहीं समझता या वो हमारे वर्क की केयर नहीं करता, हमारे वर्क की रिस्पेक्ट नहीं करता, तब हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी चाहिए किसी इंडिविजुअल के बारे में, वो देखेंगे। जो हमें स्टडी करना इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हमें तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। दूसरी परसेप्शंस, परसेप्शन का मतलब हमारे सिक्स सेंस कैसे काम करते हैं, क्या हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होगी, हमें इसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना चाहिए, नहीं तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सारा डिसीजन आपके परसेप्शंस के ऊपर ही बेस्ड होता है। हमारी लर्निंग बिहेवियर कैसा है, ठीक है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी कंपनी इन सब पे चेक करती है।
हमारी हमारी ट्रेनिंग कैसी है, ट्रेनिंग की टेक्निक हमारी क्या है, मोटिवेशन करने का हमें तरीका क्या हो सकता है, क्या हम इंसेंटिव्स के थ्रू मोटिवेट होते हैं, मतलब फाइनेंशियल मोटिवेशन हमें चाहिए या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे कब रिसीव होगी, क्योंकि एज एन एम्प्लॉय हमें जॉब सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या जरूरत है एक एम्प्लॉय के लिए, लीडरशिप इफेक्टिवनेस है कि नहीं, नॉर्म्स को फॉलो करता है कि नहीं, उसकी पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स क्या कहते हैं, ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करती है। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपकी वैल्यू आपके एथिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं या जैसा आपका एटीट्यूड है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से आपके बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेंगे, जिसकी स्टडी हम लोग करते हैं। उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये सब कुछ ग्रुप बिहेवियर को इफेक्ट करता है। मतलब कि आगे जो हमने पॉइंट्स पढ़े, ये सारे पॉइंट एक इंडिविजुअल बिहेवियर को, एक अकेले इंसान को चेंज करते हैं, लेकिन ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप कैसे आपके साथ बिहेव करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मतलब एक एम्प्लॉय एंड बॉस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये अफेक्ट करते हैं एक ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पावर, पॉलिटिक्स, स्टेटस, रिलेशंस विद जूनियर्स एंड सीनियर, कॉन्फ्लिक्ट एंड कल्चर अफेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को कौन इफेक्ट करता है, पहला तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, पावर, पॉलिटिक्स में जो चेंज हो रही है, स्टेटस कैसा है, बिजनेस स्टेटस, जूनियर्स एंड सीनियर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं बिजनेस में, ये सारी चीजें आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ठीक है, इतना क्लियर है। और भी अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि हमें साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ती। इसी की अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमें स्टडी करना चाहिए। अदर पॉइंट्स हैं डिसिप्लिन, जैसे कि साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, सोशल फिलोसफीज हैं, सोशल साइकोलॉजी, सोशल फिलोसफीज, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है एक इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए जाए। ये आपका पूरा मीनिंग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, कुल मिलाकर अगर हम नॉर्मल वर्ड में बात करें तो इसका यही मतलब है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करता है। ठीक है, उसकी बात यहाँ पे की जाए। तुम कुछ पूछ रही थी क्या आकांक्षा? आकांक्षा कुछ पूछ रही थी क्या? किसी तरह का कोई डाउट है?